हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हम सॉल्व कर रहे थे बच्चों। इसके पहले के वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हम सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में बच्चों स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जिन बच्चों को अभी भी एक वीडियो मिला है, इसके पहले के बच्चों अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, जो पिन कमेंट है उसमें रीड मोर पे आप क्लिक करिए। ठीक है, पूरा सिलेबस बच्चों खुल के आ जाएगा। फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ पूरा केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ, पूरा मैथमेटिक्स आपको वहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा फिजिक्स के आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी लिंक वहाँ पर मिलेंगे, वो भी पढ़ाया हुआ है। केमिस्ट्री के भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बच्चों लिंक मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। आप जाइए नीचे विजिट तो करिए। वहीं पर आपको अगर बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर शुरू से देखना है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, तो आप लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले लिंक पे क्लिक करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले पे। ठीक है, तो पार्ट 1 से आपके प्लेलिस्ट मोबाइल में खुल के आ जाएगा। ये मैंने नए बच्चों के लिए बताया है। और एक चीज़ और, सावधान रहें, चैप्टर थोड़ा सा टफ है। अगर आपके बच्चों कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ना करें, पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। कहाँ से क्लियर करें सर? बच्चों कमेंट में ही एक लिंक दिया हुआ है जहाँ इस चैप्टर को हमने पढ़ाया है। वहाँ पर 21 to 22 लेक्चर्स आपको इसके मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ से पहले आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। आपको जब फील आ जाएगा तो आपके क्वेश्चन खुद ब खुद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी बनने लगेंगे। और शॉर्ट में इस चैप्टर को निपटाने की कोशिश ना करिए कि यूट्यूब पे बच्चों कोई वीडियो आया 1 घंटे में, आपने ये चैप्टर 1 घंटे में निपटा दिया, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल बच्चों बन के नया आ जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए अच्छी तरीके से पढ़िए, प्रॉपर क्लास करिए 7 to 8 डेज की, फिर आप एग्जाम्पल लगाइए। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रेज फ्रॉम अ सन कन्वर्स बच्चों, कन्वर्स मतलब ऐसे दब जाती हैं, ऐसे कहीं मिल जाती हैं। ठीक है, तो रेज फ्रॉम अ सन कन्वर्स एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ओके, थोड़ा समझते हैं जरा क्या कह रहा है, बात को समझते हैं जरा। देखिए बच्चों, एक कॉनकेव मिरर है, बात समझिएगा जरा। देखिए एक कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, सभी लोग पहचानते होंगे कॉनकेव मिरर। तो बच्चों ये इसका पोल है, ठीक है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। सही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब हमने क्लास में पढ़ा था, तो ये रहा फोकस, ठीक है, और पोल से लेके फोकस तक की बच्चों जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड व्हाट, फोकल लेंथ। तो ये हो गई फोकल लेंथ भाई, पी से एफ तक की दूरी, पोल से फोकस तक की दूरी हो गई फोकल लेंथ। अब बच्चों अगर इसका हम 2 टाइम्स कर दें, मतलब जितना है ये उतना ही लेंथ अगर हम और ले लें, तो यहाँ पर हमको क्या मिलता था, याद करिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, याद है। और पोल से लेके सेंटर तक की बच्चों जो डिस्टेंस होती थी, ये डिस्टेंस, ये आपकी पोल से लेके कहाँ तक की, सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती थी, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब जिस स्फेयर में से ये आपका मिरर काट के निकाला गया है, सब क्लास में हमने बात करी उसका रेडियस। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों किसके इक्वल होता था, याद करिए, 2 टाइम्स फोकल लेंथ। चेक कर लीजिए, देखिए ये एफ है, ये फोकल लेंथ है, और उतना ही हमने यहाँ पे भी लिया। ठीक है, तो f प्लस एफ 2f हो गया, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f के इक्वल होता था। ये प्रूफ भी किया है शायद क्लास में, और आपको याद भी कराया है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इसको अब हम हटा देते हैं। अभी आप समझ जाइए, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पी से लेके सी तक। अब देखिए बच्चों, इन्होंने आपसे क्या बोला है, इन्होंने बोला सन से रेज आ रही हैं और वो कन्वर्ज हो जाती हैं कहाँ पर, 15 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर। एक बात बताइए, आपने जब क्लास में पढ़ा था तो सन से बच्चों जो रेज आती हैं, जब हमने क्लास में आपको बताया था, तो सन से जो रेज आती हैं वो पैरेलल रेज होती हैं, इन्फिनिटी से आती हैं, और इन्फिनिटी से आती हुई रेज पैरेलल होती हैं। और याद करिए बच्चों, पैरेलल आती हुई रेज जब कॉनकेव मिरर पे टकराती थी, उससे रिफ्लेक्ट होकर वो कहाँ मीट करती थी, कहाँ कन्वर्ट होती थी, फोकस पे। बात समझ में आएगी नहीं, है ना। यानी कि डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ये इन्फिनिटी से कहीं पे सन है, वहां से बच्चों ये पैरेलल रेज आ रही हैं, 2-4 रेज में आपको दिखाऊंगा। ये रे नंबर 1, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये देखिए फोकस पे कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे, यहाँ से मतलब मीट करेगी ऐसे। और इसी तरीके से कोई रे यहाँ पे आ रही है, पैरेलल आ रही है इन्फिनिटी से बहुत सारी रेज, तो ये भी ऐसे फोकस से पास करेगी। ठीक है, इसी तरीके से कोई रे ऐसे करके आ रही है, तो ये ऐसे करके फोकस से आएगी। इसी तरीके से कोई रे ऐसे करके आ रही है, तो ये ऐसे करके फोकस से जाएगी। बात समझिए बच्चों, तो यही बात तो बोली यार जी कि इन्फिनिटी से आती हुई रेज, यहाँ सन इन्फिनिटी पे, वहाँ से जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो कहाँ पे कन्वर्ज हो जाती हैं, बताइए। हमें पता है कि फोकस पे कन्वर्ज होती है, बट इनके अकॉर्डिंग कहाँ पे कन्वर्ज होती हैं, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। चेक कर लो, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, यानी कि बच्चों इन्होंने घुमाकर आपको क्या दे दिया है, आपको पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस दे दी है कि नहीं दे दी है, बताइए। माइनस इन्होंने इसलिए नहीं बोला है बिकॉज इन्होंने बोल दिया ना इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, तो साइन के साथ वो आपको नहीं बोलेंगे। तो बच्चों ये क्या दिया हुआ है बताइए, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दी हुई कि नहीं दी हुई है, बात समझ में कि नहीं। देखिए पैरेलल रेज यहीं तो कन्वर्ज हो रही है ना, और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है वही तो उसका फोकस होता है, और पोल से फोकस तक की दूरी क्या होती है, 15 सेंटीमीटर। और इन्होंने बोला है कि रेज कन्वर्ज कहाँ होती हैं, कौन से पॉइंट पे होती हैं, पढ़िए जरा। Rays from a sun converge at a point 15 centimeter in front of a concave mirror.
कॉनकेव मिरर के फ्रंट में, ये पोल के ऐसे सामने 15 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज होती है। तो बताइए फोकल लेंथ दे दी कि नहीं दे दी जाने अनजाने में? तो पकड़ लिया आपने ऐसे, चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों अगर आपको फोकल लेंथ इसकी पता चल चुकी है तो क्या आपको इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल सकता है? यहाँ से चेक करो, बिल्कुल पता कर सकते, बिल्कुल आप बच्चों इसको पता कर सकते हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 इंटू एफ, एफ कितना है 15, तो 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा बोलिए 30 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। जरा क्वेश्चन आगे पढ़िए क्या कहता है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ द इमेज, बच्चों ध्यान दें, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज आना चाहिए। बच्चों कॉनकेव मिरर के केस में आपको याद है कब ऐसा होता था कि जब ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतना ही साइज हमको इमेज का मिल जाता था? तो जवाब है जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। याद है आपको कि नहीं याद है? तो बच्चों ध्यान से करिए, अगर हम यहां पर ऑब्जेक्ट को रखें, ये देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ये ऑब्जेक्ट ए बी है, कहिए तो मैं आपको बना के भी दिखा सकता हूं। एक रे यहां से हम पैरेलल निकालेंगे और ये फोकस से आती हुई ये यहां पे आएगी, और दूसरी रे अगर हम कहां से पास करा दें, सेंटर ऑफ सॉरी यहाँ से फोकस से, तो फोकस से जाती हुई क्या हो जाती थी, पैरेलल। तो यहाँ पे कहीं पर कट करेगी तो एक ही इमेज यहाँ बनेगी। मेरा सही बन नहीं रहा है बच्चों, ठीक है, मैं आपको फ्रेश डायग्राम में यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए बात समझिए, ये कोई बच्चों कॉनकेव मिरर है ऐसा, ठीक है, तो ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा था ए बी, ठीक, तो एक रे हमने ऐसे पैरेलल निकाली, ये फोकस से पास हो गई, और दूसरी रे ए से हमने निकाली और फोकस से पास कराई, तो ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ये ऐसे। तो ध्यान चेक करिए, ए की इमेज यहाँ पे बनी ए डैश पे, ठीक है, और बी की यहाँ कहीं बनेगी। तो ये देखिए एच ओ इज इक्वल्स टू वॉट, एच आई, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है। बात समझ आई कि नहीं? तो बताइए आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट का जितना साइज हो उतना ही इमेज का हो? तो जवाब है हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना पड़ेगा। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है? तो जवाब है सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने फोकल लेंथ का 2 टाइम्स कर दीजिए। तो मिरर के सामने फोकल लेंथ का 2 टाइम्स, तो फोकल लेंथ कितनी थी 15, 15 का 2 टाइम्स 30 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, यही होना चाहिए। ठीक है, तो आइए जरा चेक करते हैं क्या बच्चों ऐसा कोई ऑप्शन दिया है 15 नहीं 30, मैंने शायद 15 बोल दिया, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। ये ऑप्शन तो बच्चों ए वाला गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 13 सेंटीमीटर, 13 नहीं 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, और बच्चों सी ऑप्शन भी ऑब्वियसली चला ही जाएगा, बिटवीन 15 एंड 30, 15 एंड 30 मतलब आप यहाँ रख रहे हो 15 और 30 के बीच में, यहाँ से यहाँ तक 15 है, यहाँ से यहाँ तक 30, तो यहाँ कहीं रख रहे हो, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ये भी नहीं सही है। उसके बाद मोर देन 30 बच्चों मतलब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रख रहे हो, ये भी नहीं सही है। सारे केसेस हमने आपको कल भी बताए थे, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे करेंगे, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल, फोकस करिएगा बच्चों, अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल। बच्चों डिस्टेंट टॉल काफ़ी बड़ी बात हो गई, सुनिए, डिस्टेंट का मतलब काफ़ी दूर है और टॉल मतलब लंबी है। तो सुन लीजिए, बिल्डिंग काफ़ी बड़ी भी, ऑब्वियसली बिल्डिंग बड़ी होती है बच्चों, लंबी होती है, ठीक है, साइज में काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है, बिल्डिंग हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, और बच्चों डिस्टेंट है। जरा ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंट का मतलब है काफ़ी दूर है, ठीक है, इस बात को फोकस करिएगा। डिस्टेंट का मतलब काफ़ी दूर है। काफ़ी दूर का मतलब पता है, अगर आपके पास कोई मिरर है और मिरर से ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होता है, बहुत दूर का मतलब भैया आप अपनी छत पे खड़े हो और कोई बिल्डिंग आप देख रहे हो सामने, वो बिल्डिंग अगर बच्चों 50 मीटर्स भी दूर हुई, ओनली 50 मीटर्स, तो वो आपके हाथ में जो मिरर है उसके लिए वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब वो इन्फिनिटी पे, काफ़ी दूर पे, फोकस करिएगा, ठीक है। कह रहा है कैन बी डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। अब ये जो टॉल बिल्डिंग है, आपके हाथ में कौन सा ऐसा मिरर हो कि आप अपनी छत पे खड़े हो जाएं, या आप कहीं नीचे भी खड़े हैं, कोई बात नहीं, और टॉल बिल्डिंग है, तो बच्चों वो पूरी टॉल बिल्डिंग की जो इमेज है वो शीशे में आ जाए, वो मिरर में आ जाए। तो बताइए कौन सा मिरर आपके पास होना चाहिए, ये हमको बताना है, ठीक है। तो बात समझिएगा बच्चों, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कॉनकेव मिरर। पता है मेरे ख्याल से तो बच्चों हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए पता है कॉनकेव मिरर में मैं आपको बच्चों कंडीशन बताता हूँ क्या था कॉनकेव मिरर में हम लोग के पास। देखिए कॉनकेव मिरर थोड़ा सा बना लेते हैं और समझने की बच्चों कोशिश करते हैं। तो यहाँ कहीं इसका फोकस था और यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है। देखिए बच्चों टॉल बिल्डिंग है और टॉल बिल्डिंग से जो रेज आ रही हैं, टॉल बिल्डिंग कहाँ होगी बताइए, इन्फिनिटी पे होगी कि नहीं, यहाँ कहीं, यहाँ से जो रेज आ रही हैं वो पैरेलल होंगी, क्योंकि इन्फिनिटी से आती हुई रेज हम पैरेलल मानते हैं। तो बच्चों अगर पैरेलल रेज होंगी ऐसे देखिए, तो बताइए ये कहाँ मीट करेंगी, ये तो फोकस पे मीट कर जाएंगी, याद है ना, इस क्लास में भी हमने आपको पढ़ाया है। तो बताइए इमेज कैसी बनेगी बिल्डिंग की, पॉइंट साइज इमेज बनेगी, बहुत छोटी इमेज बनेगी, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि बिल्डिंग भी है कि क्या है, वो समझ में ही नहीं आएगा क्या है। बात समझ में कि नहीं आई।
तो कॉन्केव मिरर में आपकी बिल्डिंग आ तो जाएगी, ऊपर से रियल और इन्वर्टेड होगी, उल्टी बिल्डिंग बनेगी। बहरहाल पॉइंट साइज होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो रियल और इन्वर्टेड ही होता है। तो जब बिल्डिंग दिख ही नहीं रही है बच्चों तो फिर क्या फ़ायदा है, वो जो पॉइंट बन गई है ना। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए, अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो देखते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर तो मुझे लग रहा है, पता है कैसे लग रहा है, थोड़ा सा जनरल नॉलेज से भी लग रहा है बच्चों। जनरल नॉलेज से ऐसा लग रहा है क्योंकि जब रियर व्यू मिरर जो होता था कार का, याद है, उसमें कॉन्वेक्स मिरर लगा होता था ना, क्योंकि जब हम लोग ट्रैफिक में खड़े होते थे, क्लास में आपको पढ़ाया, तो पीछे का जितना भी ट्रैफिक होता था वो उसमें आ जाता था, यानी कि काफ़ी दूर जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उसका फुल इमेज हमको हमारे मिरर में मिल जाता था। तो कॉन्वेक्स मिरर बच्चों हो सकता है। और थोड़ा सा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है बच्चों, तो कॉन्वेक्स मिरर के तो 2 ही केस होते थे, याद है आपको, इसके 2 ही तो केस होते थे। कौन कौन से? एक तो होता था, देखिए कॉन्वेक्स मिरर आप लोगों को सभी को पता होनी चाहिए बच्चों, एक तो इसका बच्चों केस होता था कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। ये देखिए यहाँ कहीं इन्फिनिटी है, तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखें। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते थे, याद करिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट ए बी है, ये ऑब्जेक्ट ए बी है, और आपको याद होगा बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता था वो यहाँ कहीं होता था ऐसा कुछ, और यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, याद है। तो अगर हमको एक ही इमेज बनानी थी, एक रे हम ऐसे लेके आते थे पैरेलल, ठीक है। तो जो पैरेलल रे होती थी बच्चों वो यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती थी। सब क्लास में हमने आपको बताया है कैसे रिफ्लेक्ट हो जाती थी, कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है। मतलब ये कहाँ से आती हुई नजर आती थी, याद करिए, ये आपको फोकस, अगर हम इसको बैक ट्रेस करें तो फोकस से आते हुए नजर आती थी। और दूसरी रे हम किसके निशाने में लेते थे, याद करिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के। तो ये कुछ इस तरीके से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने में लेते थे, तो ये ऐसे टकरा के वापस हो जाती थी, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और याद करिए जब हमने ये रिफ्लेक्टेड 1 और ये देखिए ये गई, ये इंसिडेंट रे नंबर 2 और ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2, तो जब ये ऐसा ही इसको हमने बैक ट्रेस किया तो दोनों ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यानी कि एक इमेज यहाँ मिलेगी ए डैश पे, तो इसी तरीके से आपको बी की इमेज यहाँ मिलेगी। तो आपको केस याद होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी इन कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये बिल्डिंग है टॉल ए बी, ये आपको देखिए बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट मिल जाएगा, पूरा बिल्डिंग आपको क्लियर दिखेगा। एक तो ये केस था, और दूसरा केस बच्चों कौन सा था कॉन्वेक्स में, देखिए पूरी बिल्डिंग आपको दिख गई। दूसरा केस ये था कि जब रेस कहाँ से आ रही हो पैरेलल, तब भी इमेज कहाँ बन जाता था, फोकस पे। छोटा बनेगा, थोड़ा सा डिमिनिश्ड बनेगा, पर दिखेगा बिल्डिंग, दैट इज इनफ। ओके, डिमिनिश्ड होगा, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन दिखेगा। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, कुछ ऐसी स्थिति होगी। तो कॉन्वेक्स बच्चों यहाँ पर मुझे सही लग रहा है ऑप्शन में। देखते हैं, यहाँ कहीं देखिए पोल है, और इस बार बच्चों ये आपका फोकस है, और रेस कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से, है ना। तो अगर आपकी बिल्डिंग पोल और इन्फिनिटी के बीच में भी आ गई है, तब भी वो, मतलब बात समझो जरा, आप इस कॉन्वेक्स मिरर को ले जाओ ऐसे पास, अगर आप बिल्डिंग के काफ़ी पास भी आ गए ना, तब भी वो बिल्डिंग आपको दिखेगी। काफ़ी पास तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत पास आ जाओगे तो उसके आसपास का एरिया दिखेगा। नहीं, ये वाला केस होगा बच्चों। हाँ ठीक है, अब जैसा भी हो, जो भी हो, बट यूज़ यहाँ पे कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। देखिए ये पैरेलल रेस आ रही हैं जो, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, और ये कहाँ से आते हुए हमको अपीयर होती हैं, सब क्लास में हमने आपको बताया था, फोकस से। तो यहाँ पे बच्चों बिल्डिंग की इमेज, जो कि इन्फिनिटी पे बिल्डिंग थी, उसकी इमेज यहाँ कहीं फोकस पे बन जाएगी, और वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, और मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी, बट हाँ बिल्डिंग आपको दिख जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं आएगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये तो बच्चों ऑप्शन लग रहा है। अब देखते हैं सी ऑप्शन बच्चों, प्लेन मिरर। देखिए एक बात बताएं, प्लेन मिरर में जब आपको पढ़ाया गया था बच्चों, ये ऑप्शन नहीं हो सकता प्लेन मिरर का। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर में, याद करिए, बच्चों, प्लेन मिरर में अगर हम आपको फटाफट बताएं शॉर्ट में, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता था आपका, मान लीजिए एक एक्सेस ऐसे हमने बना ली, ये ए बी, जितना बड़ा बच्चों ऑब्जेक्ट होता था, ठीक है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज आता था हमेशा प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता था उतना ही बड़ा तो इमेज होता था। तो अब सोचो जरा, एक खुद दिमाग लगाओ कि बिल्डिंग आपको देखना है। अब बिल्डिंग तो आपके प्लेन मिरर से तो बहुत बड़ा है, तो बिल्डिंग का जितना पोर्शन प्लेन मिरर में आ रहा होगा वही तो आपको बिहाइंड द मिरर यहाँ पे मिलेगा कि नहीं, और इतनी ही डिस्टेंस पे। अगर बिल्डिंग यहाँ से सपोज x मीटर की डिस्टेंस पे है, तो बिहाइंड द मिरर आपको x मीटर की डिस्टेंस पे ही तो क्या मिलेगा, ये ए बी मिलेगा। अब बच्चे बोलेंगे सर मिल तो गई पूरी बिल्डिंग, ये तो तुम्हारी कॉपी पे मिल रही है ना। जितनी बड़ी बिल्डिंग है उतना बड़ा इमेज लेने के लिए उतना बड़ा प्लेन मिरर लेना होगा। पॉसिबल है क्या इतना बड़ा प्लेन मिरर?
नहीं है। बात समझ में आई? तो ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज हमेशा होता था कहाँ? प्लेन मिरर में। ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चों ऑप्शन डी, बोथ कॉनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कॉनकेव मिरर तो ऑप्शन यहीं पे कट हो गया था और प्लेन मिरर भी कट हो गया था, तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन, तो ये भी चला गया, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड। बच्चों देखिए, ये हमने जो आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है वो हमने पढ़ाया था कि बढ़िया क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन में भी आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए बात समझिए, हमने आपको क्लास में क्या पढ़ाया? हमने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है कि भाई जो व्हीकल्स, हेडलाइट, सर्च लाइट्स ये सब होते हैं, तो यहाँ पे जो इनका रिफ्लेक्टर लगा होता है। बात समझिए, देखिए बच्चों, ये कार है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये दो हेडलाइट लगी हुई हैं, ये देखिए ये जो सरफेस है ये कैसा दिखाई पड़ रहा है? ये कॉनकेव है कि नहीं? देखिए अंदर ऐसे दबा हुआ है, तो ये कॉनकेव है। अब अगर बच्चों ये इसका कॉनकेव है तो ये रिफ्लेक्टर है। क्या ये रिफ्लेक्टर? मतलब इस पर कहीं से लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट करके ऐसे बाहर फेंकेगा, मतलब बाहर आपकी तरफ फेंकेगा, और आप ऐसे सामने से आ रहे हो रात में तो मुझे दिखोगे, मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ। बात समझ में आई? तो देखो ये क्या है? ये कॉनकेव है, आपका कॉनकेव रिफ्लेक्टर है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, इसमें हमने क्या किया? एक बल्ब फिट किया। ठीक है, यहाँ कहीं कुछ सिस्टम होता है बल्ब फिट करने का, तो बल्ब जो फिट होगा बच्चों, जो बल्ब आता था, याद करिए, वो लगभग कहाँ आता था? फोकस पे। हमने आपको बताया है क्लास में, ये जो हेडलाइट्स होती हैं इसमें कॉनकेव रिफ्लेक्टर लगा होता है, और जो बल्ब होता है वो ये कॉनकेव रिफ्लेक्टर के, भाई इसका फोकस यहाँ कहीं होगा। ठीक, इसी चीज़ को अगर हम आपको डायग्राम में दिखाएं बच्चों तो ऐसे दिखाएंगे, देखिए ये और इसका फोकस यहाँ कहीं, याद आया? और यहीं पे आप बल्ब लगा देते थे, याद है या नहीं? अब बल्ब से ऐसे लाइट निकलती थी, ये देखिए बल्ब अगर लगभग फोकस पे रखा हुआ है बच्चों, तो फोकस से आती हुई लाइट रेस का क्या होता है बताइए? वो पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो बल्ब अगर हमने फोकस पे लगा दिया था तो यहाँ से जैसे लाइट निकलती है, रिफ्लेक्टर पे जितनी लाइट टकराती है स्टूडेंट्स, वो लाइट टकरा कर, क्योंकि बल्ब फोकस पे रखा है तो पॉइंट सोर्स हमारा फोकस पे रखा है, लाइट सोर्स हमारा फोकस पे रखा है। ठीक है, तो ये ऐसे रिफ्लेक्टर पे टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट होकर सामने ऐसा पैरेलल हो जाती थी। सही है, यही हमने आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में। ठीक, यानी कि बल्ब कहाँ लगाना चाहिए? फोकस पे लगाना चाहिए। लेकिन बच्चों यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? यहाँ पर इन्होंने आपको ऑप्शन में ये दिया ही नहीं हुआ है कि बल्ब को फोकस पे रखा जाए। ऑप्शन में पता है आपको बोलेंगे कि बल्ब को फोकस के नियर रखा जाए, फोकस के पास रखा जाए। अब ऐसा इन्होंने क्यों बोला है? तो देखो बच्चों, अगर बल्ब फोकस पे रखा है कि नहीं रखा है, ये वाला ऑप्शन अगर नहीं दिया है तो बल्ब फोकस के नियर होना चाहिए, ये वाले ऑप्शन पे हम टिक लगाएंगे। बात समझिए बच्चों। देखिए मैं जहाँ तक समझता हूँ, यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझना, जहाँ तक मेरी समझ है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, ये फोकस है आपका, ठीक है। अब बल्ब एग्जैक्टली फोकस पे अगर हम ना रखें, ठीक है, और कहाँ रखें, थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, चाहे आप थोड़ा सा इधर रख दीजिए और चाहे थोड़ा सा इधर रख दीजिए, वैसे अंदर ही होगा मेरे ख्याल से, हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा फोकस के नियर। तो पता है क्या होगा इससे ये होगा कि जो रेस बच्चों बिल्कुल पहले पैरेलल हो जाती थी, ऐसे पैरेलल ना होके थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएंगी, थोड़ी सी फैल जाएंगी। तो देखो ये ऐसे पैरेलल आपस में ना होके बच्चों, ये ऐसे थोड़ा सा बच्चों, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, ये थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएंगी, फैल जाएंगी, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे फैल जाएंगी। और भी जो रेज आ रही होंगी यहाँ से, ये ऐसे, ये ऐसे। अब इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है बच्चों, अगर देखिए एग्जैक्टली पैरेलल हो जाती तो सामने से जब छोटी गाड़ी आ रही है, कोई सामने से कार आ रही है रात में, वो तो दिख जाएगी क्योंकि पैरेलल बीम उस पर पड़ी। लेकिन बड़ा सा जो ट्रक वगैरह नहीं होता है जिस पे सामान खूब ऊपर रखा रहता है, उसका हाइट बच्चों बहुत ज़्यादा होता है। तो सोचो अगर ये ऐसे फैलेंगी नहीं दूर जाके, तो बड़े वाले ट्रक को कैसे कवर करेंगे, है ना। ऊपर नीचे का पोर्शन पता लगा दिखाई नहीं तो ठीक से दिखेगा नहीं, इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि नियर द फोकस बल्ब को हम लगाएंगे। बाकी अगर ऑप्शन दिया होता कि फोकस पे बल्ब को लगाएंगे तब भी वो सही होता, ठीक है। थोड़ा सा ये लाइट बीम्स बच्चों जो जा रही हैं इसको डाइवर्स भी करवाना चाहते हैं ताकि वो ऐसे जाके थोड़ा सा फैल जाए और थोड़ा सा बच्चों ऐसा सर्कुलर में आपको थोड़ा सा रीजन ज़्यादा कवर हो, है ना, बात समझ में। तो यही बोला जा रहा है, टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में, हेडलाइट्स में व्हीकल के जो बल्ब्स होते हैं वो कहाँ प्लेस्ड होते हैं? तो बिटवीन द पोल एंड फोकस बच्चों, क्या पोल और फोकस के बीच में प्लेस होते हैं? देखिए बच्चों ये जो इन्होंने बात बोल दी ना, बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, ठीक है। तो ये देखिए ये पोल है और ये ऑप्शन पता है क्यों चला गया? कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने तो यहाँ दिखाया है बल्ब को पोल और फोकस के बीच में। जी नहीं,
बिटवीन का मतलब तो फिर वो कहीं पे भी हो जाएगा ना, अगर यहाँ लगा दिया बल्ब तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो ये ऑप्शन तो चला गया। उसके बाद बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, बी ऑप्शन, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर के, ये जो रिफ्लेक्टर कॉन्केव रिफ्लेक्टर, इसके फोकस के काफी नियर हमको लगाना चाहिए, हमने आपको बताया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों सी ऑप्शन क्या है, बिटवीन द फोकस एंड द। अब बच्चों अब सारे ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, अब तो कुछ हो नहीं सकता है, सारे केसेस भी आप पढ़ चुके हैं, आप इमेज बना के भी उसकी मतलब चेक कर सकते हो कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। 13 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर। बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कह रहा है कि कब ठीक ठीक लागू होते हैं, तो जवाब है हर जगह ये लागू होते हैं। अगर मेरी शर्ट पे भी, पहले एक बात बताओ, ये बताओ कि लॉज, आपको याद है ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने 2 लॉ पढ़े थे, कौन कौन सा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होती हैं, ये फर्स्ट लॉ था। और सेकेंड लॉ क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आप ऐसे दिखाते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था, याद है ना। तो बच्चों अगर मेरी शर्ट पे भी लाइट पड़ रही है, हमने आपको जो वीडियो ट्यूटोरियल से बच्चों आप लोगों ने भी देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि हमने रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करी थी। और रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करने के बाद हमने बोला था कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये सरफेस पर डिपेंड नहीं करते, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो होते ही हैं, मतलब हमेशा सरफेस कैसा भी हो, मिरर कैसा भी हो, जिन्होंने वीडियो देखा होगा वो अच्छा फील कर रहे होंगे, सरफेस कैसा भी हो, मिरर कैसा भी हो, चाहे मेरी शर्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा होल्ड करते हैं। यानी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होती हैं। और दूसरा आपका जो लॉ था वो क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये ऑलवेज होता है। समझ गए बात। तो यहाँ पर बच्चों इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, बेवजह के ऑप्शन दे रखे हैं। कह रहा है कि द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर प्लेन मिरर ओनली, नो भाई ऐसा नहीं है। कॉनकेव मिरर ओनली, ओनली लगा दिया ना, नहीं ऐसा नहीं। कॉन्वेक्स मिरर ओनली, नो, ऑल मिरर इज रिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप्स, कैसा भी बच्चों मिरर हो, कैसा भी उसका शेप हो, ठीक है, आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा होल्ड करते हैं। इवन स्टूडेंट्स, अगर हमने ये मोबाइल की स्क्रीन पे हमारी लाइट गिर रही है तो यहाँ से भी जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ये भी किसको फॉलो करती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। ओके, सिर्फ मिरर की ही बात नहीं है, कोई भी सरफेस हो। कर लीजिए। नंबर 14 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, कह रहा द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट, मतलब कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं कुछ बच्चे, और जो आपको भी 12th क्लास में कराया जाएगा, परेशान ना होइए। द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर passing through a rectangular glass slab traced by 4 students are shown in the figure and 4 students के नेम हैं A, B, C, D, which one of them is correct। तो बच्चों ध्यान दें जना, 4 स्टूडेंट्स हैं ग्लास स्लैब के साथ प्रैक्टिकल कर रहे हैं और लाइट रे का जो पाथ है उसको ट्रेस कर रहे हैं। जब उन्होंने ट्रेस किया, स्टूडेंट ए ने ऐसे ट्रेस किया, स्टूडेंट बी ने ऐसे ट्रेस किया, स्टूडेंट सी ने ऐसे ट्रेस किया, स्टूडेंट डी ने ऐसे ट्रेस किया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टूडेंट करेक्ट है बच्चों। तो ध्यान से चेक करिए। ग्लास स्लैब का बच्चों आपको केस याद होगा। ग्लास स्लैब का केस क्या था, ये इंसिडेंट रे ऐसे होती थी, ठीक है, याद है, यहाँ पे एयर होती थी, फिर ये ग्लास होता था और फिर से एयर होती थी, ठीक है। तो हम आपको दिखाने की एक बार याद कराने की बच्चों कोशिश करते हैं क्लास में जो हमने पढ़ा था। यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको जाना कैसे चाहिए था, स्ट्रेट, बट ये क्या करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती थी ये। और फिर इस पॉइंट पे हम फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करते थे और जाना कैसे चाहिए था इसको, स्ट्रेट, बट ये क्या करती थी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर में, तो ये नॉर्मल है और नॉर्मल से अवे हो जाती थी वो, ये ऐसे कुछ। अब इन सब चीज़ों को हम हटा देते हैं जो हमने यहाँ रेफरेंस लिया हुआ है। अब आप ध्यान से चेक करिए, खासियत क्या है बच्चों, जो इंसिडेंट रे थी उसका जो पाथ है, ये देखिए, जो इंसिडेंट रे है बच्चों उसका जो पाथ है और जो इमर्जेंट रे थी उसका जो पाथ है, ये इमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे, इनके बीच में हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस होता है जिसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, याद है। मतलब इंसिडेंट रे का पाथ और इमर्जेंट रे का पाथ जो है वो पैरेलल आपको दिखना चाहिए, वही स्टूडेंट सही है। तो ध्यान चेक कर लो बच्चों, इनका तो बड़ा प्रॉब्लम है, इनका तो गया सीधा निकल गया, रॉन्ग। बी मुझे बच्चों सही लग रहा है, क्यों, ये इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे का अगर हम पाथ बनाएं डॉट डॉट करके सोचें, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये देखिए इंसिडेंट रे का पाथ और ये इमर्जेंट रे का पाथ कैसा है, यहाँ पे देखिए पैरेलल है ना, और ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट डी है, कोई दिक्कत। तो स्टूडेंट बी मुझे बच्चों सही लग रहा है। आइए देखते हैं सी की क्या प्रॉब्लम है। सी की भी बच्चों कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है ही, चेक करो, क्योंकि ये ऐसे सीधी चली जा रही है, यहाँ बेंड ही नहीं हो रही, फिर यहाँ पे बेंड हो रही है, ठीक है। तो अगर हम ओरिजिनल रे का पाथ बनाएं, ये देखिए स्ट्रेट
और ये इमर्जेंट है, तो ये दोनों तो बच्चों पैरेलल है ही कहाँ पैरेलल है, तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है दोनों के बीच का, ठीक है। उसके बाद इनको देखिए बच्चों, डी ने भी रॉन्ग किया तो सी ने भी रॉन्ग किया, डी ने भी बच्चों रॉन्ग किया, इसमें भी वही कहानी होगी। ये इंसिडेंट रे का पाथ ये रहा और ये इमर्जेंट रे का पाथ अगर हम सोचें ऐसे करके बढ़ाएं तो देखिए दोनों ने एक दूसरे को क्या करा, कट कर दिया। दोनों के लाइन ऑफ एक्शन ने, दोनों के पाथ ने एक दूसरे को कट कर दिया, तो पैरेलल कहाँ से होंगी, बात समझ में आई कि नहीं। तो इसलिए ये भी रॉन्ग है, तो स्टूडेंट बी इज द करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन बी पे करेक्ट कर दीजिए। बी में ही ऑप्शन बी में स्टूडेंट बी की बात करी गई। ये तो अजीब सी बात है कि ऑप्शन ए में ए स्टूडेंट की बात करी गई, ऑप्शन बी में बी की। तो एग्जाम में थोड़ा सा बच्चों कंफ्यूज ना होना, कभी कभी क्या पता कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया कि ऑप्शन डी में बी का नाम लिखा है उन्होंने, स्टूडेंट बी का, तो आप ऑप्शन डी में उस टाइम टिक करोगे। बात समझ में आई कि नहीं, ध्यान रखिएगा। कर लीजिए 3 देखिए, यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन, कैरोसिन, इन विच ऑफ दीज मीडिया अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द सेम एंगल बेंड द मोस्ट। बच्चों जरा क्वेश्चन समझिए जरा क्या कहना चाहते हैं। देखिए वाटर है, कैरोसिन है, मस्टर्ड है और ग्लिसरीन है, ठीक है। तो ये मान लीजिए बच्चों, मैं मान के चल रहा हूँ रे कहाँ से आ रही है, फर्स्ट मीडियम में यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि एयर है, ठीक है, या वैक्यूम आप अज्यूम कर सकते हो। तो देखिए ये एयर है और यहाँ बच्चों वाटर है मान लीजिए, ठीक है। अब रे कहाँ से आ रही है बताइए, एयर से आ रही है, ठीक है। देखिए बच्चों अगर यहाँ पे ये एंगल 30 है, अब बच्चे बोलेंगे सर ये वाला क्यों बोल रहे हो, नॉर्मल के साथ एंगल देखते हैं। पहले तो मैं इंटरफेस के साथ देखूंगा ना, तभी तो मेरे को नॉर्मल के साथ मिलेगा ना। यहाँ पे चेक करो, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 - 30 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एंगल जो इन्होंने बोला है ना, बात समझिए। देखो अभी मैं एक मिनट जरा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ तो आपको क्लियर होगा, रुकिए। अब यहाँ पर बच्चों देखिए एयर है और यहाँ कैरोसिन ऑयल है, ठीक है, मिट्टी का तेल जो होता है कैरोसिन ऑयल, ठीक है। अब यहाँ पे जो रे लेके आनी है वो इसके पैरेलल ही होनी चाहिए, तभी तो ध्यान से चेक करो स्टूडेंट्स, क्या होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 30 और ये एंगल कितना हो जाएगा 60। इसी बात को हम क्या बोलेंगे, इसी बात को हम ये बोलेंगे कि यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन, कैरोसिन, इन विच ऑफ दीज मीडिया रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द सेम एंगल बेंड द मोस्ट। बात समझो बच्चों, यहाँ कंडीशन आप पहले चेक करिए। कंडीशन क्या है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द सेम एंगल, मतलब कि चाहे आप वाटर लिया हो आपने एयर के साथ, चाहे आपने एयर के साथ कैरोसिन ऑयल लिया हो, चाहे एयर के साथ ग्लिसरीन कुछ भी लिया हो, लेकिन जो आपको रे इंसिडेंट करानी है ऑब्लिकली मतलब जो तिरछी, ऐसे तिरछी डायरेक्शन में जो रे आ रही है बच्चों, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं। तो जब देखिए आप ये चेक करना चाहते हैं कि कौन सा मीडियम, देखो आपने एक चीज़ पढ़ी क्या कि जब मीडियम फर्स्ट से कहाँ जाती है रे, सेकेंड मीडियम में, तो सेकेंड मीडियम उसको बेंड कर देता है, याद है ना। क्यों, क्योंकि ये जो बेंड करने की कैपेबिलिटी होती है, जो बेंड करने की क्षमता होती है, यही क्या होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि जो मीडियम जितना ज़्यादा बेंड करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होता है, ये हमने आपको क्लास में बताया। या वाइसे वर्सा, मतलब जिस भी मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं मैं, एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा वो रे को सबसे ज़्यादा बेंड करेगा, उसकी डायरेक्शन को सबसे ज़्यादा चेंज करेगा, याद है आपको। तो आप ये देखिए बच्चों कि आप ये चेक करने जा रहे हो कि जब एयर से वाटर में आ रही है, एयर से कैरोसिन में आ रही है, या एयर से मस्टर्ड ऑयल में आ रही है। चलिए डायग्राम बच्चों यहाँ पे हम बना के आपको पहले दिखाई देते हैं, तभी आपको बातें सब क्लियर होंगी, ठीक है। यहाँ से भी आपको कुछ ऐसा ही लेके आना है। यहाँ एयर है और यहाँ नीचे क्या है, MS लिख दिया मैंने, मस्टर्ड ऑयल है। ये ऐसा, ये एंगल होना चाहिए 30 और ये हो जाएगा 60, ठीक। और लास्ट में स्टूडेंट्स ये है नीचे सबसे आपका ग्लिसरीन, ठीक है, और यहाँ एयर है ऑब्वियसली। और फिर से जो आपको ऑब्लिकली लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट कराना है उसका एंगल उतना ही होना चाहिए, यहाँ इंटरफेस के साथ 30 और नॉर्मल के साथ 60। तो आप चारों केसेस में देख लीजिए बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंट मैंने 60 60 60 60 लिखा है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, नॉर्मल के साथ, है ना। तो नॉर्मल के साथ पहले नहीं मेजर कर सकते हैं, पहले तो हम किसके साथ मेजर करेंगे, इंटरफेस के साथ, जहाँ पे दो मीडिया क्या कर रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों बात समझिए, अब जैसे ही मीडियम 1 से मीडियम सेकंड में जाएगी, जैसे ही मीडियम 1 से मीडियम सेकंड में जाएगी, जैसे ही मीडियम 1 से मीडियम सेकंड में जाएगी, सबसे ज़्यादा वो वाला मीडियम बच्चों इसको बेंड करेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि क्लास में हमने आपको पढ़ाया है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जो दूसरा मीडियम होता है जब एयर से कहाँ जाती है या वैक्यूम से रे कहाँ जाती है, दूसरे मीडियम में, तो दूसरा मीडियम जो रे को मोड़ता है, जो मोड़ने की क्षमता होती है, उसी को हमने न्यूमेरिकली एक नाम दिया हुआ है, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उतना ज़्यादा उसको बेंड कर देगा। बात समझ में आई।
तो बच्चों देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कुछ आपको दिमाग उमाग नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ डेटा हमने गूगल से निकाला हुआ है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन 1.44 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल 1.46 होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन 1.47 होता है। और ये किसके रिस्पेक्ट में देखा मैंने, एयर या वैक्यूम आप बोल दीजिए, तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब मुझे ये बताइए बच्चों, इन चारों में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका है बताइए, 1.47। तो सबसे ज़्यादा कौन बेंट करेगा बताइए, ग्लिसरीन। तो आइए हम आपको दिखाते हैं सबसे कम कौन बेंट करेगा बच्चों, वाटर। देखिए तो ये जाना कैसे चाहिए था, स्ट्रेट, लेकिन वाटर ने इसको थोड़ा सा बेंट किया अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से, ऐसे, ठीक। अब सेकंड कंडीशन में देखिए, सेकंड कंडीशन में केरोसिन ऑयल है, केरोसिन ऑयल ने इसको और ज़्यादा बेंट किया। अगर ये 10 डिग्री तो ये 11 डिग्री कर रहा होगा सपोज, ये देखिए ये और ज़्यादा हो गया। अगर ये 10 डिग्री बेंट हो गया अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से तो ये 11, ऐसे मान लो आप, कोई ये असली नंबर नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बताया मैंने। ये ऐसे जा रहा था, और मस्टर्ड ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज़्यादा है 1.46, तो इसने सपोज 12 डिग्री, ये 12 डिग्री बेंड कर दिया नॉर्मल की तरफ, ये हो गया सपोज कितना, 12 डिग्री। और लास्ट में बच्चों ग्लिसरीन ने क्या किया, इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन से इसको बहुत ज़्यादा बेंड कर दिया, लेट अस से 14 डिग्री या 15, जितना भी बेंड कर दिया। सबसे ज़्यादा कौन बेंड कर रहा है, ग्लिसरीन। अब यहाँ पे बच्चों ये काम करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपने इस पे रेस को इंसिडेंट कराया है ऑब्लिकली, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर सेम, भाई वाह बताओ, आप 4 स्टूडेंट्स में कंपटीशन करा रहे हो कि कौन अच्छा रिजल्ट देगा, तो उसको फैसिलिटीज़ भी तो पहले सेम दो सभी बच्चों को, सभी को सेम सुविधा अगर दी जाए, ठीक है, सभी को इनपुट सेम दिया जाए, सभी को फैसिलिटीज सेम दी जाए, फिर आप कंपटीशन में चेक करिए कि रिजल्ट कौन अच्छा दे रहा है। बात समझ में कि नहीं। तो यही चीज़ है बच्चों, यहाँ पर पहले आप इनपुट तो सही से दो, सबके सेम रखो ना। पता लगा आपने इनपुट ही गड़बड़ कर दिया, किसी का एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा दिया, किसी का घटा दिया, तो कंपटीशन कैसे हो पाएगा, क्योंकि आउटपुट फिर उसी हिसाब से मिलता है, बिकॉज आउटपुट डिपेंड्स ऑन व्हाट, ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंट। आपको याद भी होगा शायद, स्नेल्स लॉ लगता है इसमें, है ना, क्या होता था, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं क्लास में। बहरहाल उतना हमें डिटेल में नहीं आना है बच्चों। तो यहाँ पर हमें टिक लगाना है किस पे, ग्लिसरीन पे। बात समझ में आई कि नहीं आई। और मैं ये मानता हूँ ये अगर क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, अगर बोर्ड एग्जाम में आपके टिक मार्क में, तो एज इट इज एग्जाम्पलर से आ जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। पता लगा बच्चे बोलने लगे कि सर आप बताइए कहाँ से बना के आएगा, ये हम ऐसे क्वेश्चन हम कैसे याद करें। तो भैया सुनो, या तो ये डायरेक्ट आएगा, और अगर कुछ बना के आ गया, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन दे दिया तुमको, मतलब ये जो दूसरा मीडियम है, बेंजीन दे दिया, या क्राउन ग्लास दे दिया, या रूबी दे दिया, या सफायर दे दिया, डायमंड दे दिया, तो पता है आपको, नहीं डायमंड नहीं, डायमंड तो आपको याद रखना पड़ेगा, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है 2.42, क्लास में हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इनके अलावा बच्चों अगर कुछ और आएगा पेपर में, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका मेंशन किया रहेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पलर से डायरेक्ट, तो मेंशन नहीं किया रहेगा, आप याद कर लीजिए, इसको ध्यान कर लीजिए, ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मैंने बच्चों लिखा नहीं है यहाँ पर, मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ स्क्रीन पे मेरे सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर एज शोन इन द फिगर 10.6। तो बात समझो पहले, इसको क्वेश्चन समझो। 10.6 में इन्होंने हमको कॉनकेव मिरर दिया है। अब ये कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि ये देखिए ये इंसिडेंट रे है, कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आ रही है। अब इसका आउटपुट हमको बताना है, यानी कि रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी ये हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं बच्चों, चेक करिए। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया, फिगर है, कैसे, देखिए पैरेलल आती हुई कहाँ से निकलनी चाहिए थी, फोकस से, बट ये तो कहाँ से पास हो गई, पोल और फोकस के बीच से, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इसके बाद ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये अगर f है और ये अगर 2f है, सही है ना, तो बच्चों यही वाला पॉइंट तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा ना, फोकल लेंथ का 2 टाइम्स, ठीक है। तो देखिए पैरेलल आती हुई रे कहाँ से निकलनी चाहिए थी, फोकस से, इन्होंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दिया, रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी, देखिए बच्चों, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आती हुई रे रिफ्लेक्ट करके उसी पाथ पे चलेगी, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा तो तब होता है जब रे किधर आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने पे ऐसे आती है, तो रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ पे वापस हो जाती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सेस के वो कहाँ से पास हो गई, रिफ्लेक्ट होके फोकस से, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कर लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 जो होगा उसका सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और ज़्यादा थे कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। और मैंने आप लोगों से कई बार बोला बच्चों, चैप्टर अच्छी तरीके से वीडियोस देखिए पहले, नहीं तो चैप्टर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से नहीं मिलेगा, नहीं बन पाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।